स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा नया वीडियो है, आज हम उसमें देखने वाले हैं मध्यकालीन के महान राजवंश। जो मध्यकालीन भारत था ना, उस समय के जो राजवंश जो चले हुए हैं। अभी पिछले वीडियो में भी हमने 2-3 राजवंशों के बारे में देखा था, हम 5-6 राजवंशों के बारे में देख चुके हैं। उस समय पर क्या था कि भारत का जो कोई एक ऐसा राजा नहीं था जो कि संपूर्ण भारत पर जिसका अधिकार हो। तो जो क्षेत्रीय राजा थे, जो अपने अपने क्षेत्र में राज करते थे और आसपास युद्ध करते थे, और उसमें ही आपस में ही जो महानता थी वो अपनी देखते थे। लेकिन आज जो हम राजवंश के बारे में देखने वाले हैं, इन्होंने थोड़े समय के लिए ही, हाँ इतिहास में इनका इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही ये भारत के सभी राजाओं का जो संघ बना था ना, उसके महानतम राजा थे। उस समय के इन्होंने एक संघ बना था, और जैसे इस समय पर मंत्री होते हैं, जैसे कोई संघ है उसका अध्यक्ष होता है, तो वो राजा उस संघ के अध्यक्ष थे। आज हम उनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला है बुंदेलखंड के चंदेल वंश के बारे में। बुंदेलखंड के चंदेल वंश जो ये कि बहुत ही मतलब अच्छे राजा थे। अब अपने क्षेत्र से आते हैं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ का जो राजवंश है, जो वहाँ का इतिहास है, आज हम उनके बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में। खजुराहो जो कि बहुत ही फेमस स्थल है। अभी भी बहुत से मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और बहुत ही सैलानी वहाँ पर घूमने आते हैं। ना ही भारत से, देश विदेश से वहाँ पर सैलानी घूमने आते हैं, जो कि आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है कि प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है। आपने जो पिछला वीडियो देखा था, कन्नौज का जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था ना, उसमें कौन कौन थे? प्रतिहार वंश, पाल वंश और दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और जो कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष होता है, उसमें जो ये वंश होता है, जो प्रतिहार वंश होता है, ये जीत जाता है, और ये वंश आगे 200 वर्षों तक आगे इनका राज होता है, क्योंकि 200 वर्षों तक तो वो युद्ध होता ही है। इसके बाद भी आगे उनका युद्ध उनका राज होता रहता है, उनका राज उस क्षेत्र में होता है उनका राज। तो इसके बाद में ये उनके सामंत हुआ करते थे, जो बुंदेलखंड के चंदेल वंश के संस्थापक थे, जिनके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो इनका नाम क्या था? नन्नोक। इनकी समय अवधि बताई जाती है 831 ईस्वी के आसपास का इनका समय काल था। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि इन्हीं के पौत्र जेजा के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति पड़ता है। ये एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जेजाक भुक्ति किस क्षेत्र को कहते हैं और किन के नाम पर ये नाम पड़ा है। तो बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति जो पड़ा है, वो इन्हीं के पौत्र जेजा के नाम पर पड़ा है, इन्हीं के नाती, ठीक है, उनके नाम पर पड़ा है। इसके बाद में प्रथम प्रसिद्ध शासक ये कौन थे? यशोवर्मन। प्रथम प्रसिद्ध शासक यशोवर्मन जी थे। ठीक है, ये चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, ये सब पहले स्वतंत्र थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिनके ये सामंत हुआ करते थे ना, प्रतिहार वंश, कन्नौज का जो प्रतिहार वंश था, इन्होंने उनको ही हरा दिया था। प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और वहाँ से एक विष्णु प्रतिमा प्राप्त की। जो यशोवर्मन थे, चंदेल राजा यशोवर्मन, इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया एवं वहाँ से एक विष्णु प्रतिमा प्राप्त की। अब विष्णु प्रतिमा से क्या करते हैं वो कि खजुराहो में एक विष्णु मंदिर और विशाल जलाशय का निर्माण करवाते हैं। विष्णु मंदिर और विशाल जलाशय का निर्माण वो करवाते हैं वहीं पर। ठीक है, और यहीं से जैसे ये मंदिर बनवाते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसी समय से मंदिरों की होड़ मच जाती है। जो भी राजा महाराजा बनते हैं, वो अपने क्षेत्र में बड़े से बड़े आलीशान मंदिर वो बनवाते हैं। और चंदेल वंश ने खजुराहो में ही अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है। आगे हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे, ये राजा थे। अब हम देखते हैं महान राजा धंग के बारे में। राजा धंग, इनका समय काल क्या है? 950 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक 58 वर्ष राज किया है इन्होंने। 58 वर्ष, ये देख लीजिए। इन्होंने भटिंडा के शासक जयपाल की मदद की थी। इन्होंने भटिंडा के शासक, भटिंडा कहाँ है? हरियाणा पंजाब के उस पार, पंजाब में है। तो भटिंडा के जो राजा थे जयपाल, उसकी मदद की थी। किसके विरुद्ध? सुबुक्तगीन के खिलाफ। सुबुक्तगीन, अलप्तगीन और इनके खिलाफ जो उन्होंने
मदद की थी भटिंडा के राजा की, भटिंडा के शासक जयपाल की। आप अगर इस समय पर गौर कर रहे होंगे कि जितने भी राजा महाराजा के नाम आ रहे हैं, जयपाल, देवपाल, इस तरह से आ रहे हैं, तो पाल एक तरह से जो भी राजा होते थे ना, वो अपने नाम के आगे लगा लेते थे कि हम भैया हम राजा हैं, जनता का पालन पोषण हमारा काम है, इसलिए हमारा नाम जयपाल, राजपाल, देवपाल, ठीक है, इस तरह से ये लोगों के नाम हो जाते थे। तो उस तरह से आपको ये नहीं करना है कि नाम सेम सेम मिल रहे हैं, इस तरह आप उसको सिर्फ एक बार देखते चलिए बस। इसके बाद में राजा धंग के बारे में क्या कहा जाता है कि यह महान निर्माता माने जाते हैं। चंदेल वंश के महान निर्माताओं में इनकी गिनती होती है। इन्होंने खजुराहो में द्विनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एवं सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो खजुराहो के जितने मंदिर हैं उसी समय के बने हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं विद्याधर, सबसे महान राजा, महानतम राजा, चंदेल वंश के महानतम राजा। इनका समय काल ज़्यादा नहीं है, 1019 से 1029 ईस्वी तक के आसपास मात्र इनका समय काल है। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसी ने इन्होंने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या वो कर दी थी। प्रतिहार राजा जो थे उनकी हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि वह महमूद गजनवी के विरुद्ध भाग खड़ा हुआ था। वह महमूद गजनवी के विरुद्ध भाग खड़ा हो गया था। उसने ये कहा था, मतलब युद्ध में उसने युद्ध नहीं लड़ा और पहले ही समर्पण कर दिया और वो भाग गया। जबकि अगर आपने इस क्षेत्र से आते होंगे तो यहाँ पर एक कहावत बोली जाती है कि जो क्षत्रिय होता है वो कभी मैदान में पीठ नहीं दिखाते हैं, मतलब मैदान से भागते नहीं हैं। लेकिन जो वो राजा थे वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो इन्होंने, विद्याधर जो थे, इन्होंने एक समिति बनाई, जितने भी आसपास के राजा थे, जितने भी वंश चल रहे थे, सबकी समिति बनाई। उसके अध्यक्ष ये खुद थे और तब जाकर इन्होंने उसको जाके मार दिया था, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं, ये उस समय की मान्यता थी, ठीक है। तो इसी में ये वो करते हैं। इनके बारे में एक चीज़ और है, ये ही एकमात्र ऐसे भारतीय राजा था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। इसने महमूद गजनवी की जितनी भी उस समय जितने भी युद्ध होते थे ना, तो ये जब तक अपने समय तक रहा है, इसने उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं को नष्ट किया है। ये देखिए कि उसने 27 बार जो आक्रमण किए हैं भारत में, महमूद गजनवी ने, उसने लगभग हर मंदिर को लूटा है, लेकिन खजुराहो के मंदिरों पर उसका कोई आक्रमण नहीं हुआ है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली राजा था कि इसने उसे अपने क्षेत्र में आने ही नहीं दिया। जबकि खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस हैं और बहुत ही उनका मतलब बहुत ही अच्छे मंदिर हैं, ठीक है। अंतिम शासक इनके बारे में कहा जाता है कौन थे? परमर्दी देव, या फिर कहीं कहीं इनका नाम परमल नाम भी इनका लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो परमर्दी देव या परमल इनके अंतिम शासक थे। कहाँ के? चंदेल वंश के, बुंदेलखंड के चंदेल वंश के जो अंतिम शासक थे वो परमर्दी देव थे, ठीक है। 1182 में इनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से होता है। 1182 में इनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से होता है। इसी युद्ध में अगर आप हमीरपुर, महोबा या जालौन, इस क्षेत्र में अगर आप आते हैं या फिर अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो एक दो नाम बहुत ही ज़्यादा सुनते होंगे, आला और ऊदल। अभी सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आला गायन बुंदेलखंड का मतलब गाया जाता है। वहाँ पे हर मतलब शाम टाइम आला गायन होता ही होता है। तो इस तरीके से आला और ऊदल के बारे में आपको ये देख लेते हैं कि इसी युद्ध में जो 1182 का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में आला और ऊदल दो सेना नायक थे, दोनों भाई थे। इतने अच्छे सेना नायक थे, इतना अच्छा ये लोग युद्ध करते थे कि इनकी लड़ती हुई मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में कहा जाता है कि जो आला थे वो अभी भी अमर हैं। और अभी भी 9 देवियों में मेला लगता है महोबा में, जहाँ पर ये बोला जाता है कि अभी भी आला आते हैं। अब आप ये उनकी लोकप्रियता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी ये बोला जाता है कि आला आते हैं और वो अमर हैं, ठीक है। और ये दोनों, इनकी मृत्यु हो जाती है तो चंदेल राजा हार भी जाते हैं उसी समय पर। फिर क्या होता है कि 1203 में लगभग 20 वर्ष बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, और यहीं से फिर कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे हर क्षेत्र पर अधिकार होने लगता है। तो ये था चंदेल वंश के बारे में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे महान राजा को कौन हुए हैं? विद्याधर, ठीक है।
विद्याधर हुए क्योंकि इन्होंने अपना समिति बनाई थी और जो मतलब जो राजा थे जो उसके महमूद गजनवी के विरुद्ध भागे खड़े हुए थे उनको जाकर इन्होंने मार दिया था। ठीक है, तो ये था, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। अब हम देखते हैं अगला वंश, जो कि वो भी एक महत्वपूर्ण वंश है और उससे भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ देखना है। इतिहास की सबसे बड़ी क्वालिटी जो ये होती है कि आपको बस स्टोरी समझनी है। क्वेश्चन पेपर में जो भी आएगा ना, आप उसकी स्टोरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप उसको सही कर सकते हैं। ये इतिहास की खासियत होती है। ठीक है, तो अगले जो वंश हैं वो कौन है? मालवा के परमार वंश। मालवा के परमार वंश के बारे में अब हम देखने वाले हैं। इनकी राजधानी क्या थी? धारा। धारा, जिसे उज्जैन भी है और धारा भी है, आसपास ही है या फिर शायद एक ही है, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन मालवा, उज्जैन, धारा ये एक ही क्षेत्र पर है। जहाँ के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। मालवा के जो परमार वंश थे उसके संस्थापक थे उपेंद्र राज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राष्ट्रकूट पर हमला करके उन्हें हरा दिया था। वही राष्ट्रकूट, कन्नौज का जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उसमें जो राष्ट्रकूट थे, देखिए सब आपस में जुड़े हुए ही हैं। जितने भी आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट यहाँ भी हमला, कन्नौज में भी हमला कर रहे हैं, बंगाल के जो देवपाल है उसको भी जाके हरा रहे हैं, जो मालवा के परमार वंश हो उनसे भी उनका युद्ध हो रहा है। अभी आप चालुक्य वंश नीचे देखेंगे, चोल वंश देखेंगे, वहाँ पर भी जो राष्ट्रकूटों से युद्ध हो रहा है, आपस में सब जुड़े हुए ही है। आपको बस एक बार देखना है और उनको एक बार स्टोरी उनकी समझनी है बस। तो ये क्या करते हैं कि राष्ट्रकूट पर हमला करके उन्हें हरा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में थोड़ी समय के लिए इनके एक महान राजा आते हैं, वाकपति मुंजा। ये आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, 972 से 994 तक है, समय काल को इतना वो नहीं है, सिर्फ एक बार आप नाम देख लीजिए कि प्रथम महान राजा वाकपति मुंजा थे। ठीक है, महानतम राजा, इनके बारे में आपने कहावत एक बहुत ही फेमस चलती है, वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, फिर भी आप इनके बारे में देख लीजिए। राजा भोज, आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ, वो आप आगे अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ये वही राजा भोज हैं। इनका समय काल कितना है? 1000 से 1055 ईस्वी तक, करीब 55 वर्ष तक इनका समय होता है। ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी? कविराज। इनकी उपाधि थी कविराज की, इन्होंने उपाधि ली थी। ठीक है, इसने 1008 में आनंद पाल तोमर की गजनवी के विरुद्ध मदद की थी। देखिए ये गजनवी का समय काल है, 1000 से उसका स्टार्ट हो जाता है और 1027 तक महमूद गजनवी का समय काल रहता है, जिसमें वो बार बार आक्रमण करता है। तो जो भी महान राजा होते थे वो जाकर उनकी हेल्प करते थे गजनवी के विरुद्ध की, जिससे गजनवी उन पर आक्रमण ना करे, लेकिन वो करता था, लूटपाट करता था और वो हर साल की तरह हो जाता था, निकल जाता था। इनकी महानता क्यों थी? अब जो भी महान राजा हुए हैं ना, आपने एक चीज़ गौर की होगी, इस समय के जितने भी महान राजा हुए हैं, या तो उन्होंने कोई मंदिर बनवाया है, बहुत ही फेमस मंदिर, या फिर कोई स्थापत्य पर जोर दिया है इतिहास में। अब यहाँ से आपको स्थापत्य ही देखना है, यहाँ तक कि आप जो मुगल काल देखेंगे, मुगल काल के पहले जो सल्तनत काल देखेंगे, उस पर भी स्थापत्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ से आपको स्थापत्य जरूर देखते हुए जाना है। चंदेल वंश फेमस वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने खजुराहो पर मंदिर बनवाए। खजुराहो के मंदिर जो कि बहुत ही फेमस मंदिर हैं, अभी भी देश विदेश से सैलानी आते हैं वहाँ पर और आगे भी आते रहें, क्योंकि मंदिर बहुत अच्छे हैं वहाँ के। वो अभी आप देखेंगे। तो इसने राजा भोज ये क्यों फेमस हुए? इन्होंने भोजशाला कॉलेज धारा में स्थापित करवाया। इन्होंने भोजशाला जो कॉलेज था उसको धारा में स्थापित करवाया, भोजपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, भोजशाला कॉलेज, भोजपुर नगर, भोज सरोवर, अपने ही नाम से सारे उन्होंने स्टार्ट वो करवाए। ठीक है, इसने अपने काल में चालुक्य शासक भीम प्रथम को पराजित किया। अब एक चालुक्य वंश भी है, आगे हम उनको भी देखेंगे। तो भीम प्रथम जो कि काफ़ी अच्छे राजा थे, काफ़ी पहलवान वो राजा थे, मतलब अच्छे शक्तिशाली राजा थे, तो उनको इन्होंने हरा दिया। और अनहिलवाड़ एक राजवंश हुआ है जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो अनहिलवाड़ को भी इन्होंने लूटा था, वहाँ गए, उनको जाके युद्ध किया और जितना सोना चांदी था लूट के अपने यहाँ आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? आखिर में 1305 में, कब? अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका समय काल कितना है? 1000 से 1055 तक, और करीब 300 वर्षों बाद इस वंश पर ना ही अलाउद्दीन खिलजी ने ना ही महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, ना ही मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मतलब इन सब के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी आता है ना, तब वो आके इस वंश को नष्ट कर देता है, इस वंश पर हमला करता है। जो भी ये भोजशाला, सर सरोवर और कॉलेज जितने भी हैं सबको वो
सबको जमींदोज वो करवा देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से इस वंश की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे इस वीडियो की भी समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और देखते रहिए स्टडी विद स्लेट। थैंक यू, धन्यवाद।